हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोशल साइंस जर्नी। आज हम पढ़ेंगे 8th क्लास का चैप्टर 5 यूनिट 3 जुडिशरी। जुडिशरी एक हम हिंदी में कह सकते हैं न्यायपालिका, जो हमारी गवर्नमेंट का, हमारे देश का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ऐसा हम इसको कह सकते हैं जो हमारे संविधान का एज अ गार्डियन है, उसकी सुरक्षा करता है कि जो संविधान में हमारे फंडामेंटल राइट्स हम लोगों को, हम सिटीजन्स को दिए हुए हैं, गवर्नमेंट्स को दिए हुए हैं, उसका वो किसी को भी दुरुपयोग करने ना दे, हम उसका सही तरीके से हम अपने राइट्स यूज़ कर सकें। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके अब रोल्स के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज़ द रोल ऑफ जुडिशरी। इसका सबसे पहला रोल ये है डिस्प्यूट रिसोल्यूशन। डिस्प्यूट रिसोल्यूशन मीन्स इसमें ये पार्ट आ जाता है कि जो भी हमारे सिटीजन्स के बीच, गवर्नमेंट्स या सिटीजन्स के बीच, या स्टेट्स में सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, या कोई ऐसा इशू क्रिएट हो जाता है, या कोई इशू पे दोनों की सोच अलग होती है। ठीक है, जब एक किसी पॉइंट ऑफ व्यू में जब दो लोगों की सोच अलग होती है, या किसी एक के साथ न्याय और एक के साथ अन्याय हो रहा होता है, तब हमारी न्यायपालिका लॉ को ध्यान में रखते हुए उस केस को सॉल्व करती है, सेटल करती है। वो उसकी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो दोनों पक्षों को सुनकर, दोनों पक्षों की बातें सुनकर, सच और झूठ देखकर, अपने लॉ के अकॉर्डिंग जो उसमें लॉ लगना चाहिए, स्पेसिफाइड जो लॉ लगना चाहिए उसको लगाकर उसको जस्टिस करती है, उसके रिगार्डिंग उसको सॉल्व करती है। ठीक है, सेकंड आता है जुडिकल रिव्यू। एज अ गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी हम इसको बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो कुछ लॉ होते हैं जो पर्टिकुलर पार्लियामेंट जो लॉज होते हैं हमारे पार्लियामेंट के थ्रू पास होते हैं, जो बहुमत मिलता है। किसी हम कानून पास करने के लिए हमें बहुमत चाहिए होता है, तो उस बहुमत को पास करने के लिए पार्लियामेंट में जाता है। और अगर कोई लॉ पास होता है और अगर न्यायपालिका को लगता है कि जो वो लॉ है या जो वो कानून आ रहा है या बना है, उसका जो वो हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को सूट नहीं करता, या उससे किसी और कानून का मिसयूज़ हो रहा है या उसका उल्लंघन हो रहा है, तो वो उसको खारिज भी कर सकता है। ये उसके पास राइट होता है, ये पावर होती है हमारी न्यायपालिका के पास। आप इसमें देख सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है द जुडिशरी ऑल्सो हैज़ द पावर टू स्ट्रिक डाउन पर्टिकुलर लॉज passed by the parliament if it's believed that these are a violation of the base structure of the constitution. This is a judicial review. Judicial review has the merit of the guardian. हम इसको ये भी कह सकते हैं कि इसमें ये भी कह सकते हैं कि मैंने आपको बताया था कि इस नोट्स में लिखा हुआ है कि जुडिशियल रिव्यू क्या है, एज अ गार्डियन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, जिसमें वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस को, हमारे फंडामेंटल राइट्स को इंडिविजुअली सिक्योर करता है, बैलेंस बनाता है हमारे यूनियन और हमारे फेडरल स्टेट के बीच में, जिससे कि किसी के भी संविधान का या फंडामेंटल राइट्स का संशोधन ना हो। नाउ अब लास्ट थर्ड वन आता है अपहोल्डिंग द लॉ एंड इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स, या कह सकते हैं प्रोटेक्टर ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स। कोई भी सिटीज़न जिसको ये लगे कि उसके कोई भी अधिकारों का शोषण हो रहा है या उसके अधिकार उसे छीने जा रहे हैं, तो वो सिटीज़न अपने ये कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपनी अपील लगा सकता है, और वो कोर्ट पूरी उसके राइट्स को बचाएगी, उसकी वो ये देखेगी कि कोई भी उसके अधिकारों का शोषण ना करे, चाहे वो कोई स्टेट हो, चाहे वो कोई एजेंसी हो। ठीक है, प्रोटेक्ट ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स, तो जो
हमारी न्यायपालिका है उसका थर्ड और इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि अगर आप लोगों को लगता है या किसी सिटीज़न को या किसी स्टेट को लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा ये अधिकार हमसे छीन रही है या वट वो हमारा एक नागरिक के कोई अधिकार छीन रही है या उसका मिसयूज़ हो रहा है या उसको वो अधिकार नहीं मिल पा रहा, तो हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं और हमारी न्यायपालिका हमारे लॉ के अकॉर्डिंग उसको देखेगी और ये पूरा वो उसका मिसयूज़ ना हो, हमारा अधिकार हमें मिले, उसका ध्यान रखते ही वो आगे फैसला सुनाएगी। अब ये बात तो हमने कर ली कि उसके रोल्स क्या है, बट हमारी जो न्यायपालिका है वो इंडिपेंडेंट कैसे है, ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि आजकल के टाइम पे जो माहौल चल रहा है, हम लोगों के दिमाग में आता है हाँ जी अमीर लोग हैं या फिर पैसे वाले हैं या पॉलिटिशियंस वट कोई भी गलत काम होता है जी पैसे खिला दिए तो ये हो गया। बट न्यायपालिका को ही हमने गार्डियन क्यों माना, इसका पार्ट बहुत अच्छा इसमें दिया हुआ है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जो इंडिपेंडेंट जो है उसका कॉन्सेप्ट इसका ये है कि जो इसकी अदर ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट एंड इंडिपेंडेंट jury is necessary to insecure the rule of law is respect. Court plays central role of they watch the legislature and the executive do not misuse their power. इसमें जो भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कुछ भी अगर हमारे नागरिकों के लिए कुछ करती है, कोई स्टेप उठाती है, तो हमारी न्यायपालिका उस पर नज़र रखती है कि कुछ भी ऐसा ना हो जिसकी वजह से उनकी पावर, वो अपनी पावर का मिसयूज़ कर सके। और गवर्नमेंट, द कोर्ट आर नॉट अंडर द गवर्नमेंट, ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं, जो कोर्ट है वो गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती, वो एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। वो किसी भी गवर्नमेंट, चाहे सेंट्रल हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, किसी के भी अंडर नहीं आती। डोंट एक्ट देयर बिहेव, वो किसी के हिसाब से एक्ट नहीं करती, वो किसी के अकॉर्डिंगली नहीं चलती, वो अपना एक अलग से रूल्स रेगुलेशंस अपने लॉ के अकॉर्डिंग चलती है और वो किसी के अंडर नहीं आती। जैसे हमारी पुलिस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, एमसीडी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। उसी तरह जो हमारी कोर्ट है वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, किसी के अंडर नहीं आती, वो इंडिपेंडेंटली होकर अपने डिसीज़न लेती है और जो हमारे किसी के अधिकारों का शोषण ना हो, हर किसी को अपने अधिकार मिले, उसका वो उस पर ध्यान रखती है। ये उसका सबसे उसकी आज़ादी का, उसके इंडिपेंडेंट ज्यूरी का ये मेन पार्ट है। नाउ अगला आपका इसमें बुक में टॉपिक आ जाता है व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्ट इन इंडिया। तो अच्छा, अब आता है स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट ऑफ इंडिया का क्या है। हमारी जो इंडिया है एक पैरामिड की तरह है, यू कैन सी दैट कि एक पैरामिड की तरह है जिसमें 4 पार्ट्स आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है जिसमें आता है डिस्ट्रिक्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये 4 इसके पार्ट्स आते हैं जिसके अंदर ये डिवाइड है हमारी कोर्ट। तो फर्स्ट वो सबसे सुपीरियर हमारी आती है सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सबऑर्डिनेटेड कोर्ट। अब नाउ हमारा आता है व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लीगल सिस्टम। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लीगल सिस्टम। वैसे तो 5 लीगल सिस्टम्स हैं, हमारे टाइप्स हैं, सिविल लॉ, कॉमन लॉ, कस्टमराइज लॉ, रिलीजियस लॉ और मिक्स लॉ। वैसे तो 5 आते हैं, बट अभी आपकी बुक में सिर्फ 2 लॉ दिए हुए हैं, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ। ठीक है, 2 ब्रांचेस इसकी दी हुई हैं जिसके अंदर ये 2 आके आते हैं, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ में वो आता है जो किसी लेडी के साथ डॉरी का केस होता है, कोई चोरी वो होती है
किसी को थ्रेड आता है, कोई मर्डर का केस है, वो सारे इसके अंदर आते हैं जिसमें हम उनको पनिश करते हैं। जो इसके लिए आप फर्स्ट प्रोसेस क्या आता है, क्रिमिनल केसेस जो होते हैं वो किससे स्टार्ट होते हैं, आपको सबसे पहले एफआईआर फाइल करवानी होती है। एफआईआर की फुल फॉर्म है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अगर आप फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कराते हैं तो वो उसके लिए क्रिमिनल केसेस के लिए आपको सबसे पहले एफआईआर करवानी पड़ती है। देन वो लॉ आगे जाता है, रिप्रेजेंट होता है और आगे उसको उस पर कोर्ट जो है अपना फैसले लेती है, जो भी उनकी दलीलें होती है वो देखकर। क्रिमिनल लॉ इज अ व्यू एज द मोस्ट अपीयरेंस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट रिलेशनशिप विद द सिटीजन्स। अब सेकंड वन आपका आ जाता है सिविल लॉ कन्वेंशन। इसमें आपका आता है कोई लैंड से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम हो, रेंट डिस्प्यूट हो, डिवोर्स का केस हो, ये सब आपके सिविल लॉ के अंदर आते हैं। इसके अंदर आपको इसमें होता है कि जो हमारे सिटीजन्स हैं उनके किसी राइट का उल्लंघन हो रहा है, किसी का कोई राइट है जो उसको नहीं दिया जा रहा, उससे छीना जा रहा है, तो वो सब इसके अंदर आते हैं। तो इसके लिए आपको एक कोर्ट में जाके वो फाइल करनी पड़ती है, एक पिटीशन फाइल करनी पड़ती है कोर्ट में जाकर, तो उसके रिगार्डिंग ये केस आगे चलता है। ये आपके पूरे चैप्टर में दिया हुआ है, जिसमें हमने देख लिया कि आपकी जुडिशरी क्या है, उसका मेन रोल, उसके रोल्स, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, जुडिशियल रिव्यू एंड अपहोल्डिंग द लॉ एंड इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, एज अ आप कह सकते हैं प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद आपका आ गया इंडिपेंडेंट जुडिशरी कि वो हमारी इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। क्यों? क्योंकि हम उसके पास सारे राइट्स होते हैं, वो उसको रिप्रेजेंट करने के उसके पास राइट होते हैं, वो किसी के अंडर काम नहीं करती, इसलिए वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, और हमें इसका स्ट्रक्चर आ गया कि आपका ये ये आपका पिरामिड में स्ट्रक्चर है इसका। जो सबसे ऊपर आपकी सुप्रीम कोर्ट होती है और सुप्रीम कोर्ट आपकी कहाँ है, इन न्यू दिल्ली। ठीक है, और आपके इसके पार्ट्स आ गए, इसकी 2 ब्रांचेस है, सिविल एंड क्राइम ब्रांच, ये भी आपने देख लिया। ओके, और क्राइम ब्रांच में क्या आता है, जो मर्डर केस या डॉरी के केस होते हैं वो आते हैं। और सिविल केस में आपके लैंड से रिलेटेड इश्यूज़ हो, रेंट से रिलेटेड इशू हो, डिवोर्स के इश्यूज़ हो, वो सारे आपके सिविल के अंदर आते हैं। नाउ अब मैंने इसमें से बुक्स में से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी निकाले हैं जो मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारी हाई कोर्ट है वो सबसे पहले इस्टेब्लिश हुई थी 3 जगहों पर, 3 सिटीज़ पे बनी थी। वो थी कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास इन 1862। ठीक है, सेकंड उसके बाद वो कहाँ आ गई, दिल्ली में 1966 में। तो आप ये डेट्स और ये सब आप देख लेना, ये मैं आपको तभी रिटर्न में दे रही हूँ, ऐसे मैं बताती तो आपको नहीं, आप नोट डाउन नहीं कर पाते, बट आप इसकी स्क्रीनशॉट लेकर भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं। जब वो 1966 में दिल्ली में आई, अब करंटली 25 कोर्ट्स हैं हमारी, जो हर स्टेट में उनकी अपनी हाई कोर्ट्स बनी हुई है। 25 स्टेट्स में हमारे यहाँ पे पंजाब, हरियाणा जो है उन दोनों की कॉमन हाई कोर्ट है जो चंडीगढ़ में है, और हमारी असम, नागालैंड, मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश, इसकी कॉमन कोर्ट है जो है गुवाहाटी में। अच्छा, अगला पॉइंट हमारा आता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी आपको मल्टी चॉइस क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं और वन सेंटेंस क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, तो ये आपको पता होने चाहिए एज अ योर जनरल नॉलेज। अगर आगे आप अपना करियर इसमें देखते हैं तो आपको ये थोड़ी एज अ जनरल नॉलेज में आपको हिंट्स दे रही हूँ। और सुप्रीम कोर्ट आपकी कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। एक आपकी बुक में इसी चैप्टर के अंदर एक सुधा गोयल का केस भी दिया हुआ है, जो 1980 का केस है, जो 1985 में जाके रिजॉल्व हुआ था, एज अ सुप्रीम कोर्ट ने उसमें डिसीजन दिया था। इस केस में ये आपका केस लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक गया था। इस केस में एक सुधा गोयल एक लेडी थी जिसको उसकी फैमिली ने डॉरी के केस में जला दिया था। ऐसा उसको डॉरी के केस में उन्होंने ज़िंदा जला दिया था। तो उसके रिगार्डिंग जब ये केस फाइल हुआ 1980 टू 1983 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया था ये केस। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाने के बाद
वहाँ पर उन्होंने जो आरोपी थे उनको रिहा कर दिया था, जो भी उन्होंने अपीलें दी थी। फिर उनके पेरेंट्स ने इस केस को 1983 में हाई कोर्ट ले गए, बट उस पर भी वही दलीलें आई, तो उसमें भी उनको दोषी नहीं माना गया। देन उसके बाद 85 में ये सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीज़ें देखकर, सारे आरोप देखकर, सारा जो भी सबकी दलीलें थी वो सुनकर सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को सज़ा दी और सुधा गोयल को इंसाफ मिला। तो ये केस भी एक आपका इसमें दिया हुआ है, आपके इसमें चैप्टर में है, सुधा गोयल का केस है और उसकी डेट्स मैंने लिख दी हैं, शॉर्ट नोट में मैंने आपको बता दिया है। इन फ्यूचर अगर आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप अपने कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।